गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था ज्योग्राफी का हमारा, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, है ना। आज हम उसके लास्ट दो जो क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम देख लेते हैं। आपकी बुक में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 61। ठीक है, जो भी लैंड पैटर्न यूज़ होती है इंडिया में उसके बारे में बताना है हमें, और जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ 1960 और 61 के बीच में, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है बेटा हमारा, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड मेंट फॉर पॉस्चर एंड ग्रेजिंग, है ना। दो प्राइमरी एरिया हैं जिसमें हमने लैंड को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट एरिया है बेटा एग्रीकल्चर लैंड के लिए और दूसरा है फॉरेस्ट लैंड के लिए। एंड वेस्ट एंड लैंड, वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी। अब वेस्ट लैंड जो होती है वहाँ पर क्या होते हैं, रॉक्स, जो पत्थर है वो वहाँ पर होते हैं। एराइड एंड डिज़र्ट एरिया, जो डिज़र्ट एरिया है तो रेगिस्तानी एरिया की जो बात करते हैं हम, वो क्या कहलाता है, वेस्ट लैंड कहलाता है। एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज सच एज हाउसिंग, रोड एंड इंडस्ट्री। और जो दूसरे लैंड्स हैं जहाँ पर हाउसेस बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है, रोड्स बने हुए हैं, इन्हें उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा अबाउट 54% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ कल्टिवेबल और फैलो, है ना। मतलब इसमें से 54% जो एरिया है, टोटल एरिया जो है लैंड का, उसमें से 54% जो एरिया है वो कल्टिवेबल एरिया है, मतलब वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। 22.78% इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, 22.78% जो है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। एंड 3.38% इज़ यूज फॉर ग्रेजिंग, है ना। और 3.38% काय के लिए यूज़ किया जा रहा है, ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। द रेस्ट इज़ वेस्ट लैंड विथ ट्रेसेस ऑफ माइसेलियस कल्टीवेशन। आगे देखते हैं, द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज। अब क्यों इंक्रीज़ नहीं हुआ, है ना। हमने ये बता दिया कौन कौन से पैटर्न में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। अब हम देखते हैं कि 1960 और 61 के बीच में जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ। द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज सिंस 1960 to 61 बिकॉज in the post independence era demand for more land to expand agriculture, है ना। जब पोस्ट इंडिपेंडेंट आई थी तब वहाँ पर डिमांड हो रही थी कि हमें एग्रीकल्चर लैंड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए। मेनली आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद डेवलपमेंट वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लीड टू क्लियरनेस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब डेवलपमेंट वर्क वहाँ पर चला, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर फैसिलिटी मिली, उसके उन्होंने क्या कर दिया, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको उन्होंने क्लियर करना चालू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। और जो भी इंडस्ट्रीज़ नई नई डेवलप्ड हुई, अलग अलग जो कंपनियां डली, उसके लिए भी क्या हुआ, फॉरेस्ट लैंड था जो उसका यूज़ किया गया, जिससे फॉरेस्ट जो होता गया वो क्या होता गया, कम होता गया। Thus, land under forest has increased by only about 4% since 1960 to 61। और इसी कारण जो था 1960 और 61 के बीच में केवल 4% एरिया ही इंक्रीज़ हुआ फॉरेस्ट एरिया के अंदर। बाकी सब किस में चला गया, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नई नई आई थी उसके लिए, जो भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी उनके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो दो पार्ट थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका, बुक में दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा सेकंड का, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लीड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन एन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज, है ना। टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो उससे काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हुए वो कंज्यूम किए गए, तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिम्मेदार, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, है ना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया। एज ए रिज़ल्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेज
अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजम्पशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और अगर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्शन कब इंक्रीज़ होता है, जब हम रिसोर्सेज का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिसोर्सेज वहाँ पर क्या हुए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हुए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट when the economic condition of a country rises। अब जैसे जैसे बेटा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जाता है तो सीधा इफेक्ट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पड़ता है वो पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशन पर। तो अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या होती है, वहाँ पर डेवलप होती है। When the economic condition of a country rises, और जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है कंट्री की वो राइज हो जाती है, the need of people also rises। तो जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ पर क्या होती है, बढ़ने लगती है। इट अगेन रिजल्ट इनटू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। और जिससे क्या होता है, उससे ये होता है कि फिर से हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज है उनका कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर करने लगते हैं, है ना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलप होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होगा, पीपल की नीड्स बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बढ़ता जाता है हमारा, तो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हम सीखते जाते हैं, है ना, जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। इट हेल्प्स टू मेक कन्वर्ट, इसमें हेल्प टू मेक और कन्वर्ट वेरियस मटेरियल फाउंड अराउंड अस इनटू रिसोर्सेज। और इससे हमें क्या पता चलता है, इसीलिए ये हेल्प करते हैं हमारी कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें कब पता चलेगा, जब टेक्नोलॉजी नई नई आएंगी तब हमें ये सब चीज़ें वहाँ पर पता चलेगी। फाइनली इट रिजल्ट इन टू द कंजम्पशन ऑफ न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज टू। और इससे भी क्या होता है कि जो नए रिसोर्सेज हम तैयार करते हैं, जो बनाते हैं, उनका भी कंजम्पशन वहाँ पर होने लगता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस को और आंसर्स को आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। और इसी के साथ आपका ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर हमारा राइटिंग वर्क भी फिनिश हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर जितने हमें लिखने थे उसके अंदर वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं।